प्यारे बच्चे, आप सब आज हम सभी शुरू करेंगे 5वां चैप्टर जो पॉलिटी का है, राजनीति शास्त्र का है। कांग्रेस व्यवस्था को चुनौतियां तथा उसका पुनर्स्थापन, इस पाठ को पढ़ेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आएगा सही से वो क्लास में पूछ सकते हैं। ऐसे उम्मीद है कि यहाँ पर सरल भाषा में और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम सभी यहाँ पर समझते हैं और प्रयास करें जितना से जितना लाइक और शेयर करने का। तो चलिए आज इसको समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में मुंबई में की गई। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी, एओ ह्यूम और दिनसा वाचा ने किया। 1948 में गांधी जी के निधन के बाद जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हो गए। जब वो कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हो गए जवाहरलाल नेहरू, तो जिसने भी उनका विरोध किया, यदि किसी ने कांग्रेस के भीतर उनके नेतृत्व को ललकारा तो उसे पार्टी से बाहर कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू के विरोध में जो भी गया, उनके नेतृत्व को जो भी ललकारा, तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको पार्टी से हटा दिया, बाहर कर दिया। 1952, 57 और 1962 के आम चुनावों में कांग्रेस ने अपनी छवि का लाभ उठाया। 1962 के चुनावों के बाद कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने नेहरू का विश्वास खो दिया। इसलिए 1963 में कामराज योजना के तहत मोरारजी देसाई व जगजीवन राम जैसे नेताओं को पार्टी की सेवा में लगा दिया गया। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि आज़ादी के बाद चूँकि कांग्रेस की छवि जो है राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के कारण काफ़ी बेहतर हो गया था। और हमारे जो देश के लोग ऐसा मान रहे थे कि हमारे देश को आज़ाद करने में कांग्रेस का ही काफ़ी हाथ है। तो इसने अपनी छवि का लाभ उठाया और 1952, 57 और 62 का ये लगातार चुनाव जीतते चला गया। बाद में ये हुआ कि 1962 के चुनावों में कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने कुछ कारण की वजह से नेहरू का विश्वास खो दिया। नेहरू जी का मानना था वो अपने क्षेत्रों में सही से अपने कार्य को कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं। तो 1963 में कामराज योजना जो है, इसमें 6 मंत्रियों को, जो नेताओं हैं, उनको हटा करके और पार्टी के संगठन में शामिल कर दिया गया ताकि आप पार्टी का संचालन सही तरीके से कर सकें। उनको वहाँ लगा दिया गया। अब नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार। नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार 27 मई 1964 को नेहरू जी की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। जब नेहरू जी की मृत्यु हुई 1964 में, तो उनके बाद गुलजारी लाल नंदा जी जो हैं ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। जून 1964 में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री पद को संभाले। उनका प्रसिद्ध नारा था, बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा था, जय जवान और जय किसान। 1966 में ताशकंद में हृदयघात के कारण उनका निधन हो गया। ताशकंद जो क्षेत्र है ये पड़ता है उज्बेकिस्तान में। तो हम ये देखते हैं कि 1964 में जब नेहरू जी का निधन हुआ तो गुलजारी लाल नंदा जो हैं ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो बने और उसके बाद में 64 में तो लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आगे आप देखिएगा कि जय जवान जय किसान के साथ अगर जय विज्ञान जुड़ जाता है तो ये नारा हो जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। इस बात का ध्यान रखा कीजिएगा। 1966 में जो ताशकंद है, ताशकंद पड़ता है उज्बेकिस्तान, यहाँ पर एक समझौता हुआ और एक समझौता के तहत ताशकंद समझौता हुआ था। यहीं पर रहस्यात्मक तरीके से इनकी मौत हो गई। भले उनका कारण हार्ट अटैक, हृदयघात बताया गया हो, मगर इसमें काफ़ी विवाद है कि उनका किस तरह से मृत्यु होगा। मगर हम चलते हैं और जो किताब, प्रमाणिक किताब बता रहा है उसी को हम समझते हुए चलते हैं कि उनका 1966 में हृदयघात के कारण उनका निधन हो गया। उसके बाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। वो 1966 से 77 तक एवं 1980 से 84 तक प्रधानमंत्री रही। 31 अक्टूबर 1984 को उनके सिख अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। उनके इंदिरा गांधी के जो सिख अंगरक्षक थे उन्होंने ही उनकी हत्या कर दी। आप इसके बारे में पढ़े ही होंगे, काफ़ी विवाद भी हुआ था।
एक सिख संप्रदाय ही जो है ये गांधी खासकर इंदिरा गांधी के प्रति पूरी तरह से नाराज़ थे, क्योंकि आप ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम सुने होंगे, तो उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ कारणों की वजह से सिख संप्रदाय में इंदिरा गांधी के प्रति सख्त नाराज़गी था, और उनके अंगरक्षक जो सिख थे उन्होंने ही उनकी हत्या 31 अक्टूबर 1984 को कर दी। आगे है कांग्रेस विरोधवाद। कांग्रेस विरोधवाद है, अब इसको समझते हैं, इस भाग को समझते हैं कि आखिर में कांग्रेस विरोधवाद क्या है। 1964 में नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस के प्रभुत्व का पतन शुरू हो गया। कामराज पार्टी के अध्यक्ष थे। कामराज पार्टी के अध्यक्ष थे, वरिष्ठ व्यक्ति भी थे जिनका नाम था कामराज। शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिनके पास में नेहरू जैसा न अनुभव था न वैसा व्यक्तित्व ही था। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को जब उन्होंने करारी शिकस्त देकर के पराजय देकर के शास्त्री जी ने अपने व्यक्तित्व का दमदार परिचय दिया, लेकिन 1966 में उनके निधन के बाद इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 1967 के आम चुनावों में कांग्रेस को पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा। केंद्र पर कांग्रेस सत्ता में बनी रहे, लेकिन कुछ राज्यों में उनकी स्थिति डगमगा गई। अब हम ये देखते हैं, अब राजनीतिक दल बदल की प्रक्रिया ने अपना भयानक रूप दिखाया। सत्ता के लालची नेताओं ने एक पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी बनाई। वे किसी अन्य पार्टी में शामिल हो गए। इसी को आया राम गया राम की राजनीति कहा गया। एक पार्टी कभी हो सकता, एक नया पार्टी भी बनाए या दूसरे पार्टी में लालच के कारण से जाना उनका आना लगा रहा। राज्यों में कांग्रेस की सरकारें गिरने लगी। 1966 में बहुदलीय व्यवस्था की स्थापना हुई। इसके निम्न कारण बताए गए हैं जो हैं, यानी कांग्रेस अब अपने स्थिति से लड़खड़ाने लगी। इसके कारण निम्न कारण बताए गए हैं। अब पहला है कि कांग्रेस की पुरानी छवि का अंत हो गया। राष्ट्रीय आंदोलनों में कांग्रेस ने निर्णायक भूमिका निभाकर अपनी छवि तो बना ली, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में जितना अच्छा छवि कांग्रेस का था उतना अच्छा छवि किसी पार्टी का नहीं था। जनसाधारण कांग्रेस को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पार्टी समझते थे। बाद में वह नेहरू के नेतृत्व में आई। गांधी जी के बाद वह नेहरू के नेतृत्व में आई। यह कहा जाता है कि कांग्रेस जिसे टिकट देगी वह अवश्य जीतेगा, पर वह अब छवि नहीं रही। यानी ऐसा माना जाता था कि पहले तो ये बापू की पार्टी है, और उसके बाद में बापू के निधन के पश्चात जो है ये नेहरू इस पार्टी का संचालन करने लगे, और लोगों में ऐसा विश्वास था कि कांग्रेस जिसे टिकट देगी वह अवश्य जीतेगी, पर वह ऐसी छवि नहीं रही। इसके छवि कांत का ये भी कारण था। दूसरा कारण को हम देखते हैं, तो दूसरा कारण था सक्षम व प्रभावी नेतृत्व का अभाव। नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस के पास कोई चमत्कारी नेता नहीं था। उस समय नए नए जो नेता थे, इंदिरा गांधी हो या फिर कामराज हो या फिर लाल बहादुर शास्त्री हो, उनका व्यक्तित्व और अनुभव नेहरू जैसा नहीं था। बाद के अध्यक्ष व प्रधानमंत्री के पास भी ऐसी दक्षता नहीं थी जो इस दल के प्रभुत्व को बनाए रख सकता था। ये कारण भी था। तीसरा कारण था क्षेत्रीय दलों का उदय। भले ही कांग्रेस का प्रभाव सारे देश में व्याप्त था, माने सारे देश में छाया हुआ था, किंतु क्षेत्रीय स्तरों पर छोटी पार्टियां उभरी जिन्होंने अपने कार्यक्रमों से प्रभावित करके कांग्रेस के प्रभाव को घटाया। यानी क्षेत्रीय जो दल है ये अपने क्षेत्र में लोगों को प्रलोभन दे करके और उनको बता करके कि हम जब सरकार में आएंगे तो उनसे बेहतर कार्य कर सकते हैं। ये आज़ादी के बाद कांग्रेस ने क्या किया, ऐसे ऐसे प्रलोभन दे करके क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के छवि को, यानी कांग्रेस की कुछ स्थिति को घटाया। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी वर्ष कांग्रेस में फूट पड़ गई। इनका नाम है निज लिंगपा। पुराने यह संगठन
कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, जबकि इंदिरा गुट ने जगजीवन राम को नई या सत्ताधारी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। इसको अब हम अच्छे समझेंगे और आगे में इस स्थिति को, यानी 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, आज़ादी के बाद सबसे पहले कांग्रेस में कहीं फूट पड़ा हो, पहली बार आज़ादी के बाद कांग्रेस में फूट पड़ा है तो 1969 में पड़ा है, और डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस की फूट व उसका पुनर्गठन। कांग्रेस में पहली बार फूट 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादियों व उग्रवादियों के बीच हुआ। सबसे पहले आज़ादी से पहले कांग्रेस दो गुट में बटा 1907 ईस्वी में। इस समय नरमपंथी और गरमपंथी इस सम्मेलन में पूरी तरह से अपने अपने समर्थन के लिए तो भिड़ ही गए। दूसरी फूट 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम की पुष्टि की गई। तब एनी बेसेंट व जिन्ना ने पार्टी छोड़ दिया। क्योंकि आप इस बात को समझिएगा कि असहयोग आंदोलन तो 1920 में हुआ था, मगर कुछ लोगों की गलती के कारण से चौरा चौरी घटना जो 1922 में हुआ था, आप समझ सकते हैं 1922 में जो चौरा चौरी का घटना हुआ था, जिसमें इस आंदोलन को वापस ले लिया गया, असहयोग आंदोलन को, जिसके कारण से सभी लोग नाखुश थे, सभी लोग ही नाखुश थे। यहाँ पर भी फूट पड़ा 20 के करीब में। 1948 में जयप्रकाश नारायण व उनके अन्य सहयोगियों ने कांग्रेस छोड़कर अपनी समाजवादी पार्टी बनाई। बाद में 1948 में जब पता लगा जयप्रकाश नारायण कि हमारे समाजवाद के रास्ते पर कांग्रेस नहीं चलेगी, हमारे मान्यता इनसे भिन्न हो रही है, आज़ादी का इनका तरीका अलग हो रहा है और आज़ादी के बाद देश चलाने का तरीका अलग हो रहा है, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके अपनी एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम रखा उन्होंने समाजवादी पार्टी। 1969 में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए। अध्यक्ष निज लिंगपा की कांग्रेस कार्य समिति ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस की सदस्यता से वंचित कर दिया। पिछले बार कुछ शॉर्ट में बताए थे, इस बार डिटेल बता रहे हैं। बदले में इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में उनके निवास स्थान पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक ने ऐसे कार्यों को अलोकतांत्रिक कहकर ठुकरा दिया। अब पुराने कांग्रेस को संगठन कांग्रेस व नई कांग्रेस को सत्ताधारी कांग्रेस कहा जाने लगा। यानी पुराने कांग्रेस को संगठन कांग्रेस कहा जाने लगा और नई कांग्रेस को सत्ताधारी कांग्रेस कहा जाने लगा। पुराने कांग्रेस में हम देख सकते हैं कि पुराने कांग्रेस में अध्यक्ष निज लिंगपा ने इंदिरा गांधी को तो पार्टी से हटा ही दिया, वंचित ही कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, सत्ताधारी कांग्रेस का एक दल ही बना लिया जो कांग्रेस का ही अंग था, जिसके अंतरिम अध्यक्ष श्री सुब्रमण्यम को दी गई। फिर जगजीवन राम इसके अध्यक्ष बने। बाद में जगजीवन राम इस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। यानी नई पार्टी जो कांग्रेस में जो नई पार्टी बनी, इसके अध्यक्ष बनाए गए जगजीवन राम। और इनका मेन भले ही अध्यक्ष न जगजीवन राम बनाए गए, मगर इन कहीं ना कहीं वास्तविक शक्ति इस पार्टी का नया पार्टी का जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी है, इसका कहीं ना कहीं मेन बागडोर इंदिरा गांधी के हाथों में था। 1971 व 72 के चुनाव तथा कांग्रेस के प्रभुत्व की पुनः स्थापना। कांग्रेस का प्रभुत्व एवं अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए इंदिरा गांधी ने नए चुनाव कराने का निश्चय किया। दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग कर दी गई ताकि नया जनादेश प्राप्त किया जा सके, क्योंकि पार्टी में फूट पड़ गया था। उन्होंने कहा कि चलिए चुनाव नए तरीके से हम करा लेते हैं। दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग कर दी गई ताकि नया जनादेश प्राप्त किया जा सके। मार्च 1971 में चुनाव हुए। पुरानी कांग्रेस के नेताओं ने अन्य कांग्रेस विरोधी पार्टियों से मिलकर महागठबंधन बनाया और नकारात्मक नारा दिया। एक बात है कि जो भी इंदिरा गांधी के विरोधी जो पक्ष थे, उन्होंने एक नकारात्मक नारा दिया कि देश को व्यक्तित्ववाद, अधिनायकवाद, किसी के वर्चस्व से बचाने के लिए इंदिरा हटाओ। यानी कि विपक्षी ने नारा दिया इंदिरा हटाओ, यानी इंदिरा को अब हटा दो, सत्ता से इंदिरा को हटा दो, क्योंकि ये निरंकुश हो चुकी है, बेवजह कार्यों को संचालित कर रही है। इंदिरा हटाओ न का नारा दिया। इसके विपरीत इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। उन्होंने नारा दिया 1971 में कि गरीबी को हम अपने देश से हटाओ।
इसका सकारात्मक परिणाम निकला, गरीबी हटाओ का सकारात्मक परिणाम निकला, यानी सकारात्मक नारा देकर मतदाताओं को आकृष्ट किया। जनादेश अब इंदिरा गांधी के पक्ष में आ गई। अब जो जनादेश है ये इंदिरा गांधी के पक्ष में आ गई। लोगों ने समझा कि गरीबी हमारे देश का मुख्य मुद्दा है, इसे हटाया जाना चाहिए, इसलिए जनादेश जो है ये इंदिरा गांधी के पक्ष में आई। 1971 में एक नई घटना घटी। पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान, जिसे बांग्लादेश का पिता भी कहा जाता है, ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यानी शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और पाकिस्तान की सेनाओं ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उन्हें वहाँ के लोगों का जनसंहार किया, वहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया, काफ़ी सताया। जब लाखों शरणार्थी हैं ये भारत में शरण लेने के लिए आने लगे और भारत के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर शरण लेने लगे, जैसे कि आप समझ सकते हैं पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र हो गया और त्रिपुरा का कुछ क्षेत्र हो गया, मेघालय के कुछ क्षेत्र हो गया, ये सभी क्षेत्र में ये आने लगे। लाखों शरणार्थी भारत में आने लगे और भारत के कई सारे राज्यों में ये बसने लगे। अब हमारी सुरक्षा को गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। हमारे देश की सुरक्षा में कई सारा संकट आ गया। एक तो हमारा देश ऐसे भी उस समय गरीब था और ये आ गए, खाने का, पीने का, बहुत सारी समस्याओं का सामना, यहाँ तक कि कई सारे क्राइम रेट या कुछ घटनाएं बहुत ही ज़्यादा होने लगा। इंदिरा गांधी ने पाक के राष्ट्रपति याहिया खां को नरसंहार रोकने को कहा। यानी इंदिरा गांधी ने कहा पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खां को, जिसको हम अपनी भाषा में नल्ला कहते हैं, नल्ला पाकिस्तान, याहिया खां को नरसंहार रोकने को कहा। पर उसने पाकिस्तान के घरेलू मामला का कारण बताया, कहा कि ये पाकिस्तान का घरेलू मामला है, इसमें इंडिया क्या हस्तक्षेप करेगी, ये मेरा मामला है, इंडिया को कोई लेना देना इससे नहीं है। अंततः दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश स्वतंत्र देश बन गया। बांग्लादेश जो है अब स्वतंत्र देश बन गया। इस विजय ने इंदिरा नेतृत्व को अभूतपूर्व सफलता प्रदान की, जिसके कारण 1972 में राज्यों की विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को आश्चर्यजनक सफलता मिला। सभी लोग जान गए कि अब इंदिरा में वो व्यक्तित्व दमदार व्यक्तित्व है, क्योंकि सबसे पहले जब इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री पद पर आई थी लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद, तो ऐसा सभी लोग समझ रहे थे कि ये तो कठपुतली है, ये तो जैसे नाच नचा दिया जाएगा वो ऐसे नाच लेगी। मगर 1971 में जो उन्होंने दमदार अपना व्यक्तित्व दिखाया और पाकिस्तान को हरा करके बांग्लादेश एक नए देश का निर्माण कर दिया, जिसके कारण से लोगों का विश्वास उनके प्रति ज़्यादा ही बढ़ गया। और चुनावों 1972 के चुनावों में, विधानसभा चुनावों में, जो राज्यों का विधानसभा चुनाव है उसमें आश्चर्यजनक सफलता मिली। अब केंद्र व राज्यों में इंदिरा कांग्रेस के प्रभुत्व देखकर कहा जाने लगा कि इंदिरा का मतलब है अब छा गया। इंदिरा गांधी केंद्र में भी और राज्य में भी दोनों जगह छा गई। अब लोगों का ये कहा जाने लगा कि इंदिरा का मतलब है कांग्रेस, इंदिरा का मतलब है कांग्रेस और इंदिरा का मतलब है इंडिया। यानी हर जगह इंदिरा 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 का बोलबाला हो गया। इंदिरा का मतलब है कांग्रेस, इंदिरा का मतलब है इंडिया। सभी विपक्षी दलों की जो है चमक दमक ये फीकी पड़ गई। विपक्षी दल जो है ये उनका चमक दमक सारा फीका पड़ गया। विपक्षी दलों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन चलाया और स्थिति बिगड़ी। हालात बिगड़ जाने के कारण से 1975 में इंदिरा गांधी को इमरजेंसी की घोषणा करना पड़ा, संकट काल लाना पड़ा और इन्होंने इमरजेंसी में जो जाति लोगों पर किया, जिसके कारण से इंदिरा गांधी को 1977 में कांग्रेस इनको करारी हार मिला, कांग्रेस को करारी हार मिला। ये यूपी के रायबरेली से चुनाव भी हार गई और ये करारी हार गया, इसके करारी हार मिला। इसका मुख्य वजह बताया गया उनका इमरजेंसी लागू करना और एक तानाशाह की भांति लोगों पर जुल्म ढाना और लोगों पर करावा पाना, ये माना गया। इमरजेंसी उनका हारने का मुख्य कारण माना गया। नहीं तो जो 1971 में अपनी छवि बना ली थी 71-72 में, वैसा छवि का पूरा धूमिल छवि हो गया 1977 में।
जब वो हार गई तो। और इसका कारण ये था इमरजेंसी यानी संकट काल 1975 में लाना, इसकी घोषणा करना। विपक्षी दलों का नेतृत्व संचालन सही न होने के कारण से इंदिरा गांधी फिर से 1980 में सत्ता में आई और 1984 तक ये सत्ता में बनी रही, अपनी मृत्यु तक सत्ता में बनी रही। इंदिरा गांधी की अभूतपूर्व व अप्रत्याशित सफलता के पीछे कुछ कारण बताए जा रहे हैं जो निम्न है। इंदिरा गांधी की सफलता के पीछे कुछ कारण जो बताए गए हैं ये निम्न कारण है। पहला कारण, पुराने कांग्रेस के नेतागण जन समर्थन नहीं जुटा सके। जो पुराने कांग्रेस के लोग थे, आप जिनको आप देखे हैं कि जिस समय दो कांग्रेस बना था, तो जो पुराने जो कांग्रेस थे, पुराने कांग्रेस जो थे, पुराने समूह, ये ने चालबाजी से काम किया। इन्होंने चालबाजी से काम चलाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाना चाहा ताकि प्रधानमंत्री को निष्क्रिय किया जा सके, जबकि जन समूहों ने इसे नकार दिया, रेड्डी नहीं बन पाए। ये अब दूसरा बात ये हो पाया, इंदिरा हटाओ नारा नकारात्मक प्रवृत्ति का। चूंकि इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, मगर विपक्षी दलों ने नारा दिया कि इंदिरा को ही हटा दो, इंदिरा हटाओ का नारा दिया, जबकि इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। जो जनता को भाग गया, उनको लगा कि हमारे हित के लिए ही बात करे। भोले भाले जनता ने इनकी बातों को सही मान लिया और उनको लगा कि गरीबी हटाओ हमारे देश का मुख्य मुद्दा है, तो इंदिरा गांधी जो बोल रही है ये सही बोल रही है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, पुराने कांग्रेस वृद्ध टोली, छोटी व इंदिरा युवा तुर्क का प्रबल समर्थन। कांग्रेस एक देखते हैं कि एक था वृद्ध, एक वृद्ध कांग्रेस दल था, जबकि एक युवा तुर्क दल था, एक नया नया जोशीला दल था। एक के पास भले ही अनुभव था, मगर दूसरे के पास जोश, जुनून, ताकत और इंदिरा गांधी जैसा अनुभवी नेता थे। 1969 में इंदिरा ने 14 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया और 1970 में पूर्व राजाओं के प्रेवी कोष व विशेषाधिकार के उन्मूलन किया। यानी क्या किया, 1969 में इन्होंने 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाए कि राजाओं का जो पेंशन वगैरह है ये सभी के सभी रोक दिया जाए। इस बात को हम अभी अच्छे से समझते हैं कि 1969 में इंदिरा ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और 1970 में पूर्व राजाओं के प्रेवी कोष व विशेषाधिकारों के उन्मूलन को पुराने कांग्रेस के नेताओं ने ऐसे प्रगतिशील कदम का विरोध किया तो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के इस आदेश को रद्द कर दिया। ठीक है, तो हम देखते हैं इंदिरा कांग्रेस के प्रति जन समूह की सहानुभूति उमड़ना स्वाभाविक हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बात समझने वाली बात यह है कि लोगों को लग रहा था कि 1969 में जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है ये कहीं ना कहीं सही है और राजाओं का जो विशेषाधिकार है उनका उन्मूलन होना चाहिए, मगर विपक्षी लोगों ने उनका जब विरोध किया, यही विरोध करके वो गलत हो गए। लोगों को लग गया कि नहीं, जो इंदिरा गांधी है ये कहीं ना कहीं, इंदिरा गांधी जो है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ प्रगतिशील कार्य को कर रही है, मगर जो विपक्षी लोग हैं ये इस पर अड़चन लगाना चाह रहे हैं। इसके कारण से इंदिरा सरकार के प्रति जन समूह की सहानुभूति स्वाभाविक रूप से उमड़ पड़ी। गरीबी हटाओ की राजनीति। 1971 के लोकसभा के चुनावों में गरीबी हटाओ के नारों ने अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया। इंदिरा गांधी द्वारा गठे इस नारे ने देश के विशाल जनसमूह के हृदय में अपना स्थान बना लिया। ये सारे लोग इंदिरा के समर्थन में आ गए। सभी लोग का मानना था कि अब तो हमारे देश से गरीबी हट जाएगा, जो हमारे देश का मुख्य मुद्दा है। तो सभी लोग इंदिरा के साथ में अपना आ गए। भोले भाले लोग यह समझने लगे कि गरीबी अब दूर हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। इस बात पर ध्यान रखिएगा। जो कहा गया कि 1971 में गरीबी को हटा दिया जाएगा, वो गरीबी हटा ही नहीं। आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि लोग गरीबी को हटा देते हैं। गरीबी हटाने से अच्छा सोचते हैं कि गरीबी हटा दे, गरीबी को हटा दे, गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो गरीबी हटा ही नहीं। भारत में गरीबी के बारे में प्रथम आंकड़ा दादा भाई नौरोजी ने
तैयार किया। उसने अंग्रेजों द्वारा भारत के धन निकासी का कारण बताया। भारत में उन्होंने दादा भाई नौरोजी ने बताया कि भारत गरीब क्यों है। इसके पीछे उन्होंने बताया कि भारत में काफ़ी सारा धन संपदा है, मगर यहाँ के जो धन है ये अंग्रेज लोग अपने देश में भेज दिया करते हैं। उन्होंने अपनी एक पुस्तक जिनका नाम है पॉवर्टी एंड अनबिल्टिश रूल इन इंडिया, इन्होंने इस पुस्तक में बताया कि भारत के धन का पलायन हो रहा है और भारत के प्रत्येक व्यक्ति का जो वार्षिक आय है ये 20 रुपया के करीब है। इन्होंने बताने का भी कार्य किया और इस पॉवर्टी एंड अनबिल्टिश रूल इन इंडिया में इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया, जिसको पढ़ पढ़ के भारत के जो क्रांतिकारी हैं उनके खून में उबाल आ रहा था कि हम लोग गरीब नहीं हैं, हमें गरीब बनाया जा रहा है। आज़ादी के बाद नेहरू जी ने कहा कि हम गरीबों की आंखों के आंसू पोंछ देंगे, क्योंकि अब जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो सभी लोग की स्थिति सही नहीं था और सभी लोग अपने अपने तरीके से आज़ादी को देख रहे थे। किसान सोच रहे थे कि हमें कुछ ज़मीन मिल जाए, जबकि व्यापारी लोग सोच रहे थे कि हमें फैक्ट्री लगा दिया जाए। अलग अलग लोग ने अपने आज़ादी का उद्देश्य अलग अलग समझा। तो यहाँ पर नेहरू जी ने कहा कि हम गरीबों की आंखों के आंसू पोंछ देंगे। साधारण बोलचाल में अगर हम देखते हैं तो गरीबी का मतलब है कि लोगों का अपना जीवन यापन करने हेतु न्यूनतम भोजन, वस्त्र तथा आश्रय उपलब्ध नहीं होता। ऐसे लोग भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं, किसी के फेंके हुए फटे पुराने कपड़े पहनते हैं तथा पेड़ों के नीचे या गंदी बस्तियों में निवास करते हैं। उनकी दैनिक आय कम होती है। वह बीमार होने पर यानी कि हम देखते हैं पेड़ों के नीचे या गंदी बस्तियों में निवास करते हैं। उनकी दैनिक आय कम होती है। वह बीमार होने पर अपना इलाज नहीं करा सकते। ये गरीबी की परिभाषा है, यानी सही से जीवन यापन नहीं कर सकते। उनके पास भोजन, वस्त्र, आश्रय और कपड़ों की कमी रहती है। वो सही से इलाज भी नहीं करा सकते और सही से भोजन भी नहीं कर सकते हैं। ये गरीबी की परिभाषा बताया गया साधारण भाषा में। सभी पार्टियों के नेताओं एक स्वर में गरीबी हटाने की बात करते हैं, लेकिन प्रशासनों के प्रयासों के बावजूद जो गरीबी है ये इसमें अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाते, जिसके कारण निम्न है। अब हमारा गरीबी हटाने का तो आज़ादी के बाद ही प्रयास किया गया, मगर अब तक गरीबी नहीं हटा। इसके पीछे क्या क्या कारण है, मुख्य कारण है, यहाँ पर बताया गया। पहला कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लोगों को भूमि न मिलना। भूमि सुधार कानून जब आया और तो नौकरशाही और बड़े जमींदारों के सांठगांठ के कारण से यह सही से लागू नहीं हो पाया, सही से किसानों को भूमि नहीं दी गया। दूसरा कारण है बेरोजगारी में अप्रत्याशित वृद्धि। गरीबी का एक और कारण है, अभी आप देख रहे होंगे कि अभी वर्तमान में भी बेरोजगारी पर काफ़ी ज़्यादा हल्ला मच रहा है। जितने लोग डिग्री प्राप्त करते हैं उनकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिल पाता है। सत्ताधारी दल के जो नेता है अपने संगे संबंधियों को ही ये अवसर देने लगते हैं। ये अपने हितार्थ ही काम करते हैं, हमारे देश के युवाओं के प्रति ये नहीं सोच पाते हैं। ये दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ते ही चला जा रहा है, इसको आप तो समझ ही गए होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई रोजगार नहीं मिलता। ऐसा होता है कि जब गांव में रोजगार नहीं मिल पाता तो गांव के लोग पलायन कर नगरों में आ जाते हैं। ये गांव के लोग को अब काम का अवसर नहीं मिल पाता है तो ये नगरों में आ जाते हैं, जहां वे छोटा मोटा धंधा करते हैं। किंतु नगरीय जीवन इतना महंगा है कि वे अपनी दैनिक आय में। तीसरा पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में कोई अवसर नहीं मिलता। जब गांव में रोजगार नहीं मिल पाता तो गांव के लोग पलायन कर नगरों में आ जाते हैं, जहां वे छोटा मोटा धंधा करते हैं। किंतु नगरीय जीवन इतना महंगा है कि वे अपनी दैनिक आय में यानी दैनिक इनकम में संतोषजनक जीवन यापन नहीं कर पाते। गांव के लोग भले ही शहर में आ जाते हैं, मगर महंगाई की मार इतना ज़्यादा यहाँ पर है कि वहाँ पर वो सही से अपना जीवन यापन शहर में आकर के नहीं कर पाते। और हम देखते हैं आगे में चौथा कारण इसका है अज्ञानता व निरक्षरता के तत्व भी अपना स्थान रखते हैं। ऐसे लोगों की विशाल संख्या है जो नेताओं के नारों से प्रभावित होकर उन्हें वोट देते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते हैं कि अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों पर किस प्रकार नियंत्रण रखा जाए। हम देखते हैं गांव में भी आप देखे होंगे मुखिया का चुनाव होता है तो खासकर लोग 500 रुपया में 1000 रुपया में बिक जाते हैं। ऐसे लोग का विशाल संख्या होता है। ये उनके नारा से प्रभावित होकर के पैसा पर ये
बिक जाते, वो नहीं समझ पाते हैं कि उन पर अपने जो निर्वाचित प्रतिनिधि उन पर नेतृत्व कैसे रखा जाए। पांचवा कारण है कि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त, यानी सरकारी जो कार्यालय है इसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है। नेता से लेकर नौकरशाह तक सब भ्रष्टाचार से लिप्त है। योजनाएं कुछ भाग वे अपने हितार्थ में रख लेते हैं, यानी कमीशन के रूप में लिख देते हैं। आम जनता तक वास्तविक लाभ नहीं पहुंच पाता। निर्धनता या दरिद्रता का यथाशीघ्र निराकरण करना बहुत जरूरी हो गया। खेद की बात है कि इस दिशा में सरकार की कथनी व करनी में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सरकार को लंबा लंबा वादा करती है जो पूरा नहीं कर पाती। समस्या का समाधान असंभव नहीं है, लेकिन जब उसे राजनीति के जाल में फंसा दिया जाता है तो वह असंभव हो जाता है। इस कार्य का, यानी गरीबी का निराकरण करना जो है, अगर सही से सरकार चाहे तो कर सके, अगर वो कथनी और करनी में अंतर ना रखे तो। मगर राजनीति के जाल में फंस जाने के कारण से ये कार्य असंभव प्रतीत हो जाता है। धन्यवाद।